हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन या फिर पैकेज खरीदना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लगकर पढ़ें, जमकर पढ़ें और बढ़िया तरीके से अपना जो रिजल्ट है वो लाकर दिखाएं। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की और एक ऐसे अध्याय की जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भैया अगले साल फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में भी ये जो अध्याय है ये दो भाग में विभाजित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना है। और आज की जो क्लास है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा के अंदर तो आपने देख लिए थे, उप कक्षा के भी अंदर आपने देख लिए थे, पर आप जानते हैं कि जो उप कक्षाएं होती हैं उनके अंदर और भी सब डिविजन्स होते हैं जिसको हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि कक्षक कहते हैं। तो किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों के अंदर भरे जाने वाले हैं। ठीक है, पर वेट करो, ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक की जो कहानी है उसमें हमारी जो गाड़ी है वो कहां तक पहुंची है और ऐसे कौन से जंक्शन इस पूरे चैप्टर के हैं जो हम क्रॉस करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम दो चीजें देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया जो हमारी कहानी है वो कहां तक पहुंची है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि आज कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो हमारी कहानी है ये कहां तक पहुंची है, ध्यान से देखिएगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, और यदि आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज जाइए देखिए, क्योंकि जितना आप क्लास को देखेंगे, जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जितने आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो क्या क्या अपन लोगों ने निपटा दिया है बढ़िया से। देखो, हम लोगों ने बात की थी 3 प्रकार के अपरमाणुक कण के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उनकी खोज कैसे हुई, कैसे उनके ऊपर आवेश और द्रव्यमान का पता चला। दूसरी हमने बात की थी कि भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस प्रकार से जो है स्पेक्ट्रम बनता है, कैसे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो किसी पदार्थ में से निकलती हैं। राइट, हमने और क्या देखा था? हमने जाना था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो बेसिकली होती क्या है। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? और साथ में हमने ये जाना था कि भैया क्वांटम संख्या क्या होती है, जिसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो क्वांटम संख्या है बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, इलेक्ट्रॉन का पता है। और हमने कौन सी चीजें देखी थी तो आप याद करो। हमने बोर मॉडल देखा था। बोर होने वाला मॉडल नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसको अपन ने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा था। बात समझ में आई? तो हमने बोर मॉडल देखा था। हमने ये जाना था कि भले ही बात विकिरण की हो या फिर द्रव्य की हो, दोनों का जो है द्वैत व्यवहार होता है। मतलब दोनों जो है वो विकिरण जैसे, तरंग जैसा भी बिहेव करते हैं और कण जैसा भी बिहेव करते हैं। और इन सारी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से जो है क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को समझ में भी आया था, और यदि आपको कोई डाउट था तो आपने उसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी लिया था। बात समझ में आ रही है? तो यदि वो आपने क्लासेस नहीं देखी है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो। बात समझ में आ गई है ना? मस्त वाली कहानी, पक्का जी। चलिए, और हमने कौन सी चीजें देखी थी? देखो, हमने देखा था क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या होता है, जिसके बारे में फिलहाल में उसी का हम एक भाग पढ़ रहे हैं। और साथ में हमने ये भी जाना था कि भैया रदरफोर्ड काका जो थे उन्होंने किया क्या था, कैसे उन्होंने जो है गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे उन्होंने सोने की एक झिल्ली ली थी और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा जो किरण थे, अल्फा कणों को मारा था, बम्बार्डिंग कराई थी। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी थी। तो ये अपन पूरा निपटा चुके हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी है, और यदि है तो मत घबराओ, कमेंट करो, खुश रहो। बात समझ में आई? अब आज की जो क्लास है उसमें 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ये चैप्टर ससुरा ऐसा है कि इसके अंदर इतने सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री के और किसी वैज्ञानिकों के और किसी चैप्टर में इतने सारे वैज्ञानिकों के नाम है ही नहीं। देखो, 2 इनफैक्ट, पाउली और हुंट। इसके पहले अपन किसको किसको देखकर आ चुके हैं भैया? अपन रदरफोर्ड से मिले, बोर से मिले, हेजनबर्ग से मिले, स्ट्रोडिंजर से मिले, जे थॉमसन से मिले, हम मिले और किससे? हम मिले जो है डेल्टन से। बात समझ में आ रही है? हम चैडविक से मिले, हम मिलिकन से मिले, जिन्होंने आवेश और द्रव्यमान के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है उसमें मुख्यतः हम 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कौन सी वो 3 चीजें हैं उसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। एक तो हम पढ़ेंगे पाउली का सिद्धांत। किसका? तो भैया हम बात करेंगे किसकी? पाउली के सिद्धांत की, कि जो पाउली भैया थे उन्होंने क्या बताया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों के अंदर अरेंज होते हैं, स्थिर होते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे वो जमे रहते हैं। और हम बात करेंगे अफबाउ के नियम के बारे में।
हम बात करेंगे किसकी, अफबाउ के नियम के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम है? प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात समझ में आ रही है? और हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जो हमारे हुंड थे, राइट, ये तो मिस्टर हमारे हुंड थे, इनके अधिकतर बहुपता का नियम क्या था, इनके जो अधिकतम बहुपता का नियम है इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो बड़ी मजेदार, धमाकेदार और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये तीन चीजें अपन आज देखने वाले हैं। कौन से? तो पाउली, अफबाउ का नियम, अफबाउ नियम, और हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, जहां पर हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से जो है फिक्स किया जाता है, किसके अंदर, तो भैया कक्षकों के अंदर। बात समझ में आ रही है? पर क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से सारी जो क्वांटम संख्याएं हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा पड़ोस में। बात समझ में? कैसे चलना पड़ेगा? देखो, क्या पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था? बात समझ में आ रही है? जो कि किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जो स्थिति है उसके बारे में बताती है। कौन सी वो क्वांटम संख्या थी? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट थी, सबसे जो पहली थी, वो थी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं। सबसे जो पहली थी वो थी आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम किससे दर्शाएंगे भैया? n से दर्शाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग n से दर्शाएंगे, और ये हमारे पास क्या होती है, तो यही हमारी ऑर्बिट होती है। इसी ऑर्बिट को अपन लोग ऊर्जा कक्षा कहते हैं, इसी ऊर्जा कक्षा को हम लोग शेल कहते हैं। और ये अभी तक हमें जो पता है वो कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है। कैसी हो सकती है? उधर देखो, ध्यान से देखो, बीच में है नाभिक, और मैंने 7 जो है क्या बनाई है? ऊर्जा कक्षा बनाई है। बात समझ में आ गई? और कौन सी चीज हम लोगों ने देखी थी? ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था, सुनो, ये तो नंबर हो गया, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 6 7, ये तो जो है आपकी जो ऊर्जा कक्षा है उसका नंबर हो गया। इसका कुछ नाम भी तो होता होगा ना? बिल्कुल होता है बाबूजी, इसका नाम होता है कहां से? KLMNOPQ। तो ये थी हमारी मुख्य कक्षाएं, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, ऊर्जा कक्षा कहते हैं, या फिर सिर्फ कक्षा कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि इनका कुछ नंबर होता है, साथ में हमने ये जाना था कि इनका कुछ नाम होता है। आप बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? और हमने ये भी जाना था कि भैया किस कक्षा में अधिकतम जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो हमें जानने लायक हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने ये जाना था कि किस कक्षा में अधिकतम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 7वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 5वीं में 32, 6वीं में 18। तो हमने ये तो फिक्स कर लिया कि कौन सी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होगी। बात समझ में आई? पर सिर्फ कहानी कक्षा पर खत्म नहीं होती। हमने ये जाना था कि इसके बाद एंट्री होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या की। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कुछ और खेला है जो खेलना बाकी है। इसके अंदर कुछ और खेला है जो हमें खेलना बाकी है। मतलब ये कि कक्षाओं के अंदर पाई जाती है उपकक्षाएं, कक्षाओं के अंदर पाई जाती हैं उपकक्षाएं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? हम L से दर्शाते हैं। और क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर आप इसको क्या कहते हो? एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या कहते हो? दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको आप उपकक्षाएं भी कहते हो। और ये कौन सी होती है? तो वही 4 होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में दिखती हैं। कौन सी? SPDF, यानी कि जो आपकी उपकक्षाएं हैं वो 4 प्रकार की होगी। कौन से 4 प्रकार की होगी? तो S होगी, P होगी, D होगी और F होगी। बात समझ में आ रही है? S जो रहेगी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, P के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यदि आप बात कर रहे हो किसकी? आप यदि बात कर रहे हो F क्वांटम संख्या की, F दिगंशी क्वांटम संख्या की, तो उसके अंदर आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने रहेंगे? तो भैया 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने? तो यहां पर जो है आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप बोलोगे हाँ सर, ये सब अपन ने निपटा दिया था, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम तैयारी ही ऐसी करेंगे, क्लास ही ऐसी करेंगे कि सब कुछ दिमाग के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, तो देखो, तो यदि आप पहली कक्षा की बात करोगे तो उसमें सिर्फ एक उपकक्षा होती है जिसको अपन S कहते हैं,
और s में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं भाई? 2 आते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर यदि आप बात करेंगे दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में s भी होता है और p भी होता है। देखो ना, s हरा, p लाल, d पीला और f जो है वो आपके वायलेट कलर का, बैगनी कलर का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दूसरी जो कक्षा होगी वहां पर s भी होगा और कौन सी चीज होगी? p होगी। अब s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, p में आ गए कितने इलेक्ट्रॉन? तो भैया p जो है उसमें आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया? 8। आप बोलोगे सिंपल तो है सर, कक्षा के अंदर क्या पाई जाती हैं? भैया उप कक्षाएं। बात समझ में आई? कुछ इसी तरीके से यदि हम तीसरी कक्षा की बात करेंगे, कुछ इसी तरीके से यदि हम तीसरी कक्षा की बात करेंगे, तो जो आपकी तीसरी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। तो कैसे होंगे? s p d, मतलब ये कि 2 6 10 16 और 2 कितने हो गए आपके? 18 हो गए। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि कौन सी कक्षा में कितनी जो है वो उप कक्षाएं होंगी, कौन सी कक्षा में कितनी जो है वो उप कक्षाएं होंगी और कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक और नाम दे देते हैं, रुको, एक और मस्त वाली बात बताता हूं, ठीक है, एकदम ही धमाकेदार, ध्यान से देखना, एकदम ही मस्त वाली बात और बताते हैं, एकदम ही धमाकेदार। कैसे? देखो, इन सब के लिए हमने L का मान भी रखा था, इन सब के लिए हम लोगों ने L का मान भी रखा था, तो सबका L का मान हम उसके साथ लिख देते हैं। बात समझ में आई? याद करो, सबके लिए हमने L का मान भी रखा था और उसको भी अपन लोग लिख देते हैं। चलो, आप यदि याद करो तो S के लिए जो L का मान था वो कितना था? वो था आपका 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो ये कितना था आपका? 0। ये था आपका 1, ये था आपका 2 और ये था आपका 3। मतलब जो उप कक्षाएं होंगी उनको भी हम किससे दर्शा सकते हैं? तो भैया उसको भी अपन नंबरों से, संख्याओं से दर्शा सकते हैं। बात समझ में आ गई? है ना इंटरेस्टिंग कहानी? पक्का जी। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमने ये सारी कहानी जो है वो खत्म कर दी है। तो कक्षा जो है वो है आपका मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप n से दर्शाओगे, और प्रत्येक कक्षा के अंदर कुछ ना कुछ उप कक्षाएं यानी कि आपकी सब ऑर्बिट्स भी होगी। तो उसको एक काम करते हैं, अपन उसको एक और नाम दे देते हैं, सब शेल। तो इसको जो है हम एक नाम और दे देते हैं, एंड दैट इज व्हाट, उप कक्षा के अंदर एक और नाम होगा और वो क्या होगा आपका? सब शेल। चलो, सब शेल। बात समझ में आ गई? है ना इंटरेस्टिंग कहानी? चलो, तो ये जो कहानी थी उसमें ये मैंने आपको रिकैप करवा दिया। ये सारी चीजों को अपन ने पिछली कक्षा में देखा था, साथ में हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से जैसे जैसे ऊर्जा कक्षा में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो उनकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसमें भी क्या हो जाता है भैया? परिवर्तन हो जाता है। तो अपन ने कक्षा देख ली, उपकक्षा देख ली, हमने ये भी जान लिया कि किस उपकक्षा में SPDF में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि F में 14, D में 10, P में 6, S में 2। हमने ये भी जान लिया कि किस कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होंगी, हमने ये भी जान लिया कि किस कक्षा का नंबर क्या होगा, किस कक्षा का नाम क्या होगा और कौन सी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी थी। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में से नोट कर लो। कर लिया? पक्का? ठीक, इसको भी नोट करो। ये भी कर लिया? मस्त वाली कहानी, सिंपल वाली कहानी। चलो चलते हैं चैप्टर के तरफ। अब देखो, अब परमाणु कक्षक जो होते हैं, राइट, जो परमाणु कक्षक होते हैं उसमें हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं वो कहानी यहां पर दी गई है। आप एक काम करो, आप ना सिर्फ यहां तक लिखो। ये डायग्राम खबरदार कोई नहीं बनाएगा, इसको अपन बनाना सीखेंगे, तो आप इसे नोट करो, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो नोट कर लिया होगा, सिंपल सी कहानी है, इसको नहीं बनाना है, इसको तो अपन सीखेंगे बनाना। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या लिखा हुआ है, विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑफ-बाउ के नियम के हिसाब से जाता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आपको लग रहा होगा सर ऑफ-बाउ नियम है तो पक्का इसका मतलब कोई ना कोई साइंटिस्ट होते होंगे। भैया ऐसा नहीं है, हर उल्टा सीधा नाम जो है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं होता है, इसको दिमाग में फिट रखें आप। बात समझ में आ रही है? हर ऐसा उल्टा सीधा जिसको आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हो, जिसका उच्चारण अजीब होता है, या जिसको आप जिंदगी में पहली बार देखते हो,
वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अब्बाउ का मतलब होता है जर्मन भाषा में, अब्बाउ का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना या फिर जमाना। बात समझ में आ रही है? व्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज को जब हम अरेंज करते हैं तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अफबाउ। इसलिए अफबाउ का नियम नहीं है, ये क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल है, यानी कि अफबाउ नियम है। और ये जो इलेक्ट्रॉन को जमाने का तरीका है जिसको हम लोग अफबाउ नियम कहते हैं, उसमें उसका साथ कौन देता है? तो भैया उसमें इनका ये जरूर साइंटिस्ट है हमारे पाउली भैया, और दूसरे होंगे हमारे हुंड भैया। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों वो हीरो हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी में क्या किया है? एक दूसरे का साथ दिया है और इन्होंने डिजाइन किया कि भैया परमाणु में कक्षक कैसे भरे जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि हर कक्षा में उपकक्षाएं होती हैं, उपकक्षाओं में फिर क्या होता है? याद करो, उपकक्षाओं में फिर कक्षक होते हैं। तो इसको याद करने के लिए, इसको बनाने के लिए इन्होंने दिमाग दिया, जो कि अपन ऑलरेडी अभी 2 मिनट पहले देख चुके हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे? ध्यान से देखो। अब ये बताओ, अच्छा इसको ना याद करने के मैं दोनों तरीके बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सबका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, सबको हमेशा एक तरीके से याद नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको पढ़ने के ना मैं 2 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? 2 तरीके। और 2 तरीके बताने के लिए सबसे पहले मुझे एक खेल खेलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मुझे एक खेल खेलना पड़ेगा, छोटा सा खेल। कौन सा खेल? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये जो डिब्बा दिख रहा है ना यहाँ पर, व्हाइट बोर्ड, इसको मैं 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दूंगा। और हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे उस कक्षा की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। तो ये तो क्लियर है कि हमने इसके पहली वाली जो क्लास थी उसमें ये जान लिया था कि कक्षकों की ऊर्जाएं होती हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम ये जानने वाले हैं कि वो जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये लिखने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। कौन सा तरीका है? कितने तरीके हैं? बेसिकली 2 तरीके हैं। और कैसे होते हैं देखते हैं, फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। तो आप मुझे एक बात बता दो, क्या आप सभी जो है ये जानते हो कि अपने पास जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं? बोलो यस सर। अपन लोग मुख्य क्वांटम संख्या जो रहती है उसको किससे दर्शाते हैं भैया? n से दर्शाते हैं। और यदि हम उसे n से दर्शाते हैं तो उसमें हर एक कक्षा में कुछ अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो अपने को पढ़ने हैं। हर एक कक्षा में कुछ अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि अपने को पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरफ मैंने लिख दिया है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इस तरफ मैंने कौन सी चीज लिखी है? तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भैया अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ई के ऊपर नेगेटिव लगा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? नेगेटिव है। दैट्स ऑल। तो चलो ना एक काम करते हैं, फिर अब n की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलो 1 2, थोड़ा नीचे लिखेंगे 2 3 4 5 6 और यहां पर हो गया आपका ये 7। बात समझ में आई? अब सब में जो है हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो भी लिख देते हैं। चलिए भैया, तो सब में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद 18, उसके बाद आपके 32 कितने होंगे? तो यहां पर हो जाएंगे 32, यहां पर भी हो जाएंगे 32, यहां पर हो जाएंगे 18 और यहां पर हो जाएंगे 8। एक्चुअली अधिकतम इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा हो सकते हैं, पर अभी अपन को क्या है? साइंटिस्ट नहीं बनना है डे 1 पे। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही याद रखनी है जितने में आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, हम इसमें डिब्बे डिब्बे बनाते कि नहीं बनाते? बोला यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो पीले वाले डिब्बे में बना रहा हूं ना भैया, ये पूरे के पूरे जो हैं आपके क्या होंगे? ये एस को रिप्रेजेंट करेगा। जितने पीले डिब्बे में बना रहा हूं, क्योंकि ये एस को रिप्रेजेंट करेगा। आप जानते हो, आप ये भली भांति जानते हो कि कक्षाओं के अंदर, ठीक है, उपकक्षाएं भी होती हैं। तो हम एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, हम ना सबके जो है उपकक्षाएं बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर तो 8 हो गया और हम जो है उपकक्षाएं भी यहां पर बना लेते हैं। चलो इस तरीके से हम यहां पर जो है उपकक्षाएं बनाएंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे हम जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस तरीके से बढ़ती है उसको देख सकते हैं। पहला वाला जो तरीका है ये आपके रिवीजन के लिए है, पर जो दूसरा वाला तरीका है,
पर जो दूसरा वाला तरीका है वो आपका दिमाग हिला देगा। पहले मुझे खत्म करने दो पहला वाला तरीका, उसके बाद दूसरे वाले तरीके की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए भैया, तो इस तरीके से जो है हमने क्या कर लिया है, ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर बना दिए हैं आपके क्या n, और यहां पर हमने बना दिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं उपकक्षाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, SPDF से। ठीक है, चलो, तो यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं कौन सी चीजें, उपकक्षाएं। तो यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं क्या, उपकक्षाएं। ठीक है, तो यहां पर हम बनाने जा रहे हैं, वैसे मैं इसको यहां क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली चीज, तो हम बनाने जा रहे हैं उपकक्षाएं। और जो उपकक्षाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, और किसी ऑर्बिट में, किसी ऊर्जा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे डिपेंड करता है कि उपकक्षाएं कितनी होंगी। सिंपल सी एक कहानी थी, राइट। अब देखो, तो ये मैं पीले वाले जो डिब्बे बना रहा हूं ना, ये है आपका S, क्या है, तो भैया ये है आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका S। क्यों बना रहा हूं, 1 मिनट रुको, सब पता चल जाएगी, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसके साथ नाइंसाफी हो रही है और थोड़ा सा धोखा भी हो रहा है, उसके ऊपर वाले के साथ भी धोखा हो रहा है, इनफैक्ट इन सबके साथ धोखा हो रहा है, यहां से सही है। रुको रुको, आज इस टॉपिक को ना ऐसा पढ़ेंगे ना बच्चों, ठीक है, पूरा निपटा ही देंगे बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ रही है, चलो। और सुनो, ये जो केमिस्ट्री की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में आप फिट रखिएगा। चलो, S हो गया, इसके बाद हम लोग बनाते हैं P। चलो, तो ये हो गया भैया P, पहले में तो नहीं आएगा, दूसरे में ही आएगा आपका P। चलो, ये हो गया आपका P, काला वाला जो है ये हो जाएगा आपका P P P P P। चलो, 2 तरीके हैं, इसलिए मैं आपके ही सामने बना रहा हूं, ऑलरेडी अपने पास पहले से लिखा हुआ रखा है, पर मैं आप ही के सामने बना रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो है हो जाएगी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस। बात समझ में आ रही है, चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर हरा वाला डिब्बा आप सब लोगों को दिख रहा होगा, राइट। तो ये हरा वाला डिब्बा जो है ये है आपका D, क्या है, तो स्टूडेंट्स ये है अपना D, क्योंकि आप जानते हो कि S, P और D जो है ये मिलकर क्या करते हैं भैया, ये निर्माण करते हैं किसका, किसी भी कक्षा का, और जिसके अंदर आते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ध्यान से देख लो, इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं कौन सी चीज, तो हम बनाने वाले हैं F। तो ध्यान से देख लो, ये हो गया अपना F, ठीक। चलो, ये वाली कहानी तो पूरी अपनी हो गई। अब हम एक काम करते हैं कि जो हमारी उपकक्षाएं हैं, जिसको हम SPDF बोल रहे हैं, ऑलरेडी अपन उसको एक बार यहां पर भी बना लेते हैं। चलो, तो ये हमारा S हो गया, राइट। ये जो है ये हमारा P हो गया, राइट, बोलो यस सर। और उसके बाद वाला जो है ये अपना D हो गया, बोलो यस सर। और उसके पड़ोस वाला जो है वो अपना F हो गया। तो जिस तरीके से लूडो में, बात समझ में आ रही है, 4 रंग होते हैं, कुछ इसी तरीके से जो लूडो है आज हम वो खेलने वाले हैं, राइट, किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो हमारी जो गोटियां होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होंगी। बात समझ में आ रही है, मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन सभी जगह पर 2-2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं S उपकक्षा। बात समझ में आ रही है, यहां पर 10-10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं D उपकक्षा। ठीक है, ये जो चीज है ये क्या है, तो भैया ये आपका S है, ये आपका D है, राइट। उसके पड़ोस में जो है वो आपका P है, और यहां जो है वो आपका F है। बात समझ में आ गई, मस्त वाली कहानी। चलो, यहां पर 6 आ सकते हैं, तो सबके 6-6 मैंने बना दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी। और उसके पड़ोस में जो है 14, और ये यहां पर भी मैंने 14 बना दिए हैं। बात समझ में आ गई, एकदम ये सिंपल वाली कहानी थी। तो अब यदि हम काउंट करेंगे, किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या यदि हम काउंट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर 18 है ना, कैसे करोगे 18 को, भैया 6 में आपने 10 को जोड़ा, हो गया 16, उसमें 2 मिल लाया, और कितना हो गया, तो भैया 18 हो गया। जो भी गणित है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रही होगी, राइट। तो अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये S S S S S ऐसे बना सकते हैं, P P P P D D D D और F। और इसी को ध्यान में रखकर क्या बनाया गया है, तो इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है आपका पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी।
बात समझ में आ रही है? तो यदि आपके पास पीरियोडिक टेबल है, राइट, तो आप उसको अपने सामने रख लो, या तो आप पीरियोडिक टेबल को नहीं डाउनलोड नहीं करना है, आपके पास जो रसायन विज्ञान की बुक है ऐसी वाली है, देखो आपके पास रसायन विज्ञान की जो ये वाली किताब है, यहां से आप पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रख लो। कौन से पेज पर मिलेगा वो भी बताता हूं, ध्यान से देखो, मस्त वाली कहानी। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी को आपको अपने सामने रखना है। ये देखो आवर्त सारणी है, तो एक है पेज नंबर 74 पे, और इसके बाद एक और आवर्त सारणी यहां पर होनी चाहिए जो कि है आपकी पेज नंबर 78 पे। तो मेरी किताब में 74 और 78 दो ऐसे पेजेस हैं जिस पे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी दी गई है। अब इस पीरियोडिक टेबल को जस्ट फॉर अ मोमेंट अपने सामने रख लो, और उसके बाद अपन देखते हैं जादू कैसे। देखो ठीक है, क्या आपको पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक दिख रहा है? बोलिए यस सर, राइट। तो आप यदि पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे तो वहां पर आपको एस ब्लॉक दिख रहा होगा, और एस ब्लॉक में यदि आप आवर्तों की बात करेंगे तो 7 आवर्त आपको दिख रहे होंगे। पीरियोडिक टेबल में यदि आपको एस ब्लॉक दिख रहा होगा, और यदि आप आवर्तों की बात करोगे तो वहां पर आपको 7 आवर्त दिख रहे होंगे। बात समझ में आ गई? कोई घबराने वाली बात नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको कितने आवर्त दिख रहे होंगे? तो आपको 7 आवर्त दिख रहे होंगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। तो एक काम करते हैं, मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर 1s बनाया, उसके नीचे मैंने 2s बनाया, उसके नीचे मैंने 3s बनाया। थोड़ा सा मुझे अरेंज तरीके से बनाना पड़ेगा, देखो साथ में बना रहा हूं मैं आप लोगों के, राइट। चलो ये देखो, फिर मैंने 4s बनाया, उसके बाद मैंने 5s बनाया, लास्ट पे मैंने 6s बनाया, और इसके बाद मैंने 7s बना दिया। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपन री एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो थोड़ा सा ऊपर ऊपर बना देते हैं। और चलो, तो यहां पर जो है मैंने 1s बनाया, रुको, मस्त वाली कहानी, मस्त ही वाली कहानी बताते हैं। देखो इससे अपन कर लेंगे ना, बात समझ में आ रही है? चलो, तो क्या आप सब लोगों को पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? बोलिए यस सर। क्या पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में जो आवर्तों की संख्या आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 7 दिख रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 डिब्बे बनाएंगे, 7 गोले बनाएंगे। किसके? बाबूजी एस के बनाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। ये 1s हो गया, इसके पड़ोस में 2s हो गया, इसके पड़ोस में जो है आपका 3s हो गया, इसके पड़ोस में जो है आपका 4s हो जाएगा, यहां कहीं पर 5s हो जाएगा, यहां कहीं पर 6s हो जाएगा, राइट, और यहां कहीं पर जो है आपका 7s हो जाएगा। चलो अभी अपन आर्ट टीचर तो है नहीं कि एकदम सटीक गोले बिल्कुल सही जगह पर आ जाएंगे, पर जो कहानी यहां लिखी जा रही है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो आपके पास पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसमें हमेशा के लिए ये इस तरीके से यदि याद नहीं रखना है तो जो दूसरा वाला तरीका है वो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। बात समझ में आई? कैसे है? क्योंकि इस तरीके से, या अभी जो मैं करने जा रहा हूं, इससे आप बना सकते हो आवर्त सारणी, या फिर आवर्त सारणी को देखकर आप बना सकते हो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आई? देखो एस के बने 7 डिब्बे बना दिए, राइट। अब एक काम करो, सिंपल सी कहानी, मस्त वाली बात। देखो इसको लिख दो 1s, इसको लिख दो आप 2s, इसे लिख दो 3s, इसे लिख दो आप 4s, इसे लिख दो 5s, 6s, और यहां पर आ जाएगा आपका 7s। आप कहोगे सर बड़ा ही आसान है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपका जो एस ब्लॉक है उसमें कितने आपके पास समूह हैं, यानी कि ग्रुप हैं, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स हैं? तो 2 होंगे। बात समझ में आ रही है? एक लिथियम वाला होगा, एक बेरिलियम वाला होगा, राइट है कहानी? तो कितने हैं आपके पास में समूह? कितने हैं आपके पास में? 2 हैं। आवर्त कितने थे आपके पास में? 7, इसलिए 7 ऐसे गोले बना लिए। समूह आपके पास में कितने हैं? तो भैया आपके पास समूह जो हैं वो 2 हैं, इसलिए आप एक काम करेंगे, सबके ऊपर ऐसे 2 लिख देंगे। है ना सिंपल? है ना मजेदार? बोलो यस सर। इस तरीके से आपने बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ। अब यदि आप पी ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर जो कुल आवर्तों की संख्या है वो है 6। हीलियम को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आपका जो हीलियम है वो एस ब्लॉक में होना चाहिए था। तो पी ब्लॉक में यदि आप काउंट करोगे किसको, आप यदि आवर्तों को काउंट करोगे, पीरियड्स को काउंट करोगे, तो कितने मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे। दिख रहे होंगे आपको आपके पीरियोडिक
टेबल में, नीचे देखो दिख रहा होगा, राइट। तो हम कितने गोले बनाएंगे भैया, हम बनाने वाले हैं कितने गोले, हम बनाने वाले हैं 6 गोले, क्योंकि हमारे पास आवर्त कितने हैं, हमारे पास 6 आवर्त हैं। बात समझ में आ गई। चलो 6 गोले बनाने की कोशिश करेंगे। तो भैया पहला गोला ये लो, पहला गोला ये लो, दूसरा गोला, थोड़े बड़े गोले बनाएंगे, ये लो तीसरा गोला, ये लो आप चौथा गोला, आप ये लो 5वां गोला, और ये लो भैया 6वां गोला। बना दिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो P है, राइट, आपका जो P है उसमें क्या होगा, आपके पास में 2P होगा, 3P होगा, 4P होगा, 5P होगा, 6P होगा, और ये हो जाएगा आपका 7P। अब यदि आप ध्यान से जो ग्रुप हैं, समूह है, बात समझ में आ रही है, जो ग्रुप हैं, समूह, यदि उसको देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको मिलेंगे 6। कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। कौन से 2 पृष्ठ क्रमांक बताए थे, 74 या फिर 78, मिल जाएगा आपको वहां से। तो आपको जो है कुल 6 वहां पर क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे 6 ग्रुप, यानी कि 6 समूह ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबकी जो पावर है उसको 6 लिख दो। बात समझ में आ रही है। आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल यदि आपके पास है तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अब्बाउ सिद्धांत बना सकते हो। ठीक है जी। चलो अब डी की तरफ चलेंगे। अब आप बोल रहे हो सर अब तो हमको ही समझ में आ गया, करना क्या है एग्जैक्टली। मैं यही तो चाहता था कि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं और उसके बाद की पूरी कहानी आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, फिट हो जाए। बात समझ में आ गई। चलो अब डी की तरफ चलेंगे भैया। 3D हो गया, 4D हो गया, क्योंकि 4 ही आपको क्या दिख रहे होंगे। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर 4 ही आवर्त दिख रहे होंगे। किसमें, डी ब्लॉक में। 1 2 3 4। पहला वाला जो आवर्त होगा वो स्कैंडियम से शुरू होता होगा। पहला वाला जो आवर्त है वो कहां से शुरू होता होगा, स्कैंडियम से शुरू होता होगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी है। हम लिखेंगे यहां पर 3D, हम लिखेंगे यहां पर 4D, हम लिखेंगे यहां पर 5D, और हम लिखेंगे यहां पर 6D। बात समझ में आ गई। अब यदि आप वहां पर फिट समूह यानी कि ग्रुप्स देखोगे तो आप जानोगे कि भैया स्कैंडियम से लेकर जिंक तक गई है गड्डी अपनी। मतलब कि ऊपर से नीचे जब हम आने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेंगे कितने ग्रुप, हमें मिलेंगे कितने समूह भैया, 10। तो पावर यानी कि इसकी घात जो है वो आ जाएगी 10। मतलब डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और कुछ इसी तरीके से एक ऐसा ब्लॉक है जिसको कोई ध्यान ही नहीं देता। बात समझ में आ रही है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिस पर कोई भी फोकस नहीं करता, वो है आपका एफ ब्लॉक। और यदि आप बात करोगे किसकी, एफ ब्लॉक की, तो आपको क्या दिख रहा होगा, एफ ब्लॉक जो है वो 2 दिख रहे होंगे नीचे की तरफ, ऐसी 2 लाइन दिख रही होगी, और वही है आपके आवर्त। बात समझ में आ गई। चलो तो ये हो गया आपका एफ ब्लॉक का 4F, और यहां पर हो गया आपका 5F। ठीक, मस्त वाली कहानी। और ये हो गया आपका 4F, और ये हो गया आपका 5F। है ना मजेदार बात, बोलो यस सर, राइट। अब देखो, अब यदि आप एफ ब्लॉक में कॉलम देखते हो, यानी कि ग्रुप देखते हो, यानी कि समूह देखते हो, तो आपको मिलेगा 14। आपको क्या मिलेगा, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलेगा कौन सी चीज, 14। बात समझ में आ गई। तो क्या पीरियोडिक टेबल से आप बना सकते हो। आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल नहीं है या आप उससे नहीं बनाना चाहते हो, तो क्या आप इस चीज से बना सकते हो कि हमारे पास कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी ऊर्जा कक्षा के अंदर। हमारे पास कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी ऊर्जा कक्षा के अंदर, इससे हम ये बना सकते हैं इस तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये वाली जो लाइन है इसको यहां से हटा देते हैं। बात समझ में आ गई। इतना तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अब जैसा कि आपने इसको लिख लिया होगा, अब एक बात बताओ, सांप जानते हो, हाँ हाँ वो जो डसता है। बात समझ में आ रही है। उसी सांप को हम बनाने वाले कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। याद करने का तरीका देखो, कुछ मत करो, एक तीर सेलेक्ट कर लो, कुछ मत करो, एक तीर सेलेक्ट कर लो, दैट्स ऑल। अब मैं इसका बनाने वाला हूं अब्बाउ सिद्धांत। क्या बनाने वाला हूं, अब्बाउ सिद्धांत। अब्बाउ बोलो, अब्बाउ बोलो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही, गंगाधर ही
शक्तिमान है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब बहुत सिद्धांत बनाने वाला हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, जिसमें मैं कक्षकों को, क्या लिखा है, परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, मतलब अब मैं कक्षकों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा, अब मैं कक्षकों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के हिसाब से लिखने वाला हूं। और कैसे लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो। तो कुछ नहीं करने का भैया, यहां से एक एरो बनाइए, एकदम सटीक एरो ये बन गया, ये एरो यहां पर आ गया। मतलब हमने जो कहानी शुरू की थी उसका स्टार्ट पॉइंट ये वाला था। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है भैया, तो ये हमारा है स्टार्ट पॉइंट है, इसको अपन लिख देते हैं। चलो ये लो, सब मजेदार कहानी है। पूरी क्लास में अपन ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जो है ड्राइंग पेंटिंग करते करते सारे कॉन्सेप्ट निपटा देंगे, बिल्कुल घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बात समझ में आ गई? देखो जी, तो वहां से अपनी जो कहानी है वो कैसी हो गई, स्टार्ट हो गई। फिर अपन घूम कर आए, हमने कहा 1:2 खत्म हो गया, फिर हम घूम कर आए, फिर जो है हमने एक और एरो बनाया, ये लो, फिर जो है हमने एक और एरो बनाया, वो इस तरीके से आ गया। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमने फिर यहां पर एक और एरो बनाया, ये लो, ये लो, ये लो। तो इतना तो कर लोगे यार, कि नहीं कर पाओगे? इतना आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 3 पर P पर पहुंचे, उसके बाद हम 4S पर पहुंचे, उसके बाद हम यहां पर आ गए। तो ये नहीं कर सकते आप, मतलब वापस से इधर से गए फिर ऐसे घूम कर, तो ये काम तो आप आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इसी तरीके से अपन सारे डिजाइन कर सकते हैं। अब देखो 4S के बाद क्या आ जाएगा, 3D10 आ जाएगा, 3D10 के बाद 4P आ जाएगा, उसके बाद 5S आ जाएगा। बात समझ में आई? कुछ इसी तरीके से कहानी फिर से रिपीट होने लगेगी, और यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये यहां पर ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो 6S2 तक तो अपनी गड्डी पहुंच गई है, 6S2 तक अपनी गड्डी पहुंच गई है। इसके बाद कहानी फिर कहां से शुरू होगी, तो भैया इधर से शुरू होगी। ये लो, ये लो, गर्दा ही उड़ा दी अपन ने। बात समझ में आ रही है? ये लो, ये लो, और ये लो, रुको रुको, और ये लो। क्लियर है कहानी? और इसके बाद जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो अंतिम जो कहानी है वो यहां पर आकर कैसी हो जाएगी, तो भैया ये यहां पर आकर आपकी जो अंतिम कहानी है खत्म हो जाएगी। तो ये हर कोई कर लेगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एरो हैं वो सभी एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि आपके समांतर दिखने चाहिए। आपके जो एरो हैं वो आपको पैरेलल दिखने चाहिए, यानी कि आपको समांतर दिखने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या हम याद रख सकते हैं? बोलो यस सर। ठीक है, अब मेरे साथ साथ लिखो, चलो। तो सबसे कम जो ऊर्जा होगी वो होगी 1:2 की। सबसे कम जो ऊर्जा होगी वो किसकी होगी, तो भैया वो होगी आपके 1:2 की। उससे ज्यादा जो ऊर्जा होगी वो होगी आपके 2:2 की। बात समझ में आई? सबसे कम कौन, 1:2, उससे ज्यादा कौन, 2:2, उससे ज्यादा कौन, 2p6, फिर 3:2। तो मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, सबसे कम ऊर्जा वाली आपकी जो कक्षक है वो होगा 1:2। सबसे कम ऊर्जा वाला आपका जो कक्षक है वो क्या होगा, आपका 1:2। इतनी सी थी ये कहानी। दिमाग की चक्री घूमे कि नहीं घूमे बताओ? क्या हम पीरियोडिक टेबल से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं, और पीरियोडिक टेबल से भी हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, जिससे हम ये भी बता देंगे कि कौन से तत्व की क्या प्रॉपर्टीज होगी। बात समझ में आ रही है? ये मस्त वाली कहानी है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे कम जिस कक्षा की ऊर्जा होगी, सबसे कम जिस कक्षक की ऊर्जा होगी वो होगा 1:2। उससे ज्यादा किसकी ऊर्जा होगी, तो भैया वो होगा आपका 2:2। उसके बाद 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, सांस तो लेने दो, ठीक है, 4d10, 5p6, 6:2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, फिर से सांस भर गई, फिर से लेते हैं, 5f14, 6d10 और 7p6 सबसे लास्ट में आएगा बाबूजी। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी है, नोट करो। कर लिया? एकदम मस्त, एकदम धमाकेदार है ना।
उधर वाली कहानी समझ में आई? तो क्या ये पूरी कहानी जो है वो आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो रही है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि स्टूडेंट्स ये आपने सीख लिया आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, यदि आपने ये चीज सीख ली तो उसके बाद सारी कहानी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो बड़ी ही आसान हो जाएगी। और इसके बाद वाला जो अध्याय है आवर्त सारणी वाला, वो बिल्कुल हो जाएगा हम लोगों के लिए कैसा? हलवा। कैसा हो जाएगा? हलवा। बात समझ में आ गई? चलो ये देख लिया, इसको अपनी कॉपी में आप क्या कर लेंगे बढ़िया तरीके से। मेरा मन ही नहीं कर रहा यार इसके सामने से हटने का, इतना मजेदार लग रहा है मेरे को। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपनी कॉपी में क्या करने का? नोट करने का। क्या करने का? नोट करने का। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। इस पूरे को भी अपनी कॉपी में लिख लेना, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, चलिए, तो ये तो आपने बना ही लिया होगा, मजा भी आ गया होगा, कहानी भी पूरी समझ में आ गई कि कौन से कक्षक की ऊर्जा कम होती है और कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है। अब देखो, तो ये जो चीज हमने इसको की, इसी को हम कहते हैं अरेंजमेंट। अब क्योंकि यहां पर हमने कक्षकों को और उपकक्षाओं को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में अरेंज किया हुआ है, इसलिए जो अरेंजमेंट होता है इसी को अपन जर्मन में कहते हैं aufbau। तो aufbau जो है वो किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। aufbau का मतलब होता है अरेंज करना। बात समझ में आ गई? चलो ये वाली कहानी क्लियर हो गई। अब याद रहे सबसे कम ऊर्जा जो है वो किसकी होती है? आपके 1s2 की। मतलब 1s यानी कि पहली कक्षा का s उपकक्षा का जो कक्षक है, राइट, जो कक्षक है जिसको अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं, उसकी जो ऊर्जा है वो कैसी होगी? सबसे कम होगी। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी आपकी 7p6 की। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करते जाना ऐसे बनाते जाना, आपको ऑटोमेटिकली सारी कहानी जो है वो कैसी होगी? समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपने लिख लिया है। अब एक काम करते हैं, अब 2-3 चीजों की तरफ अपन चलते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि अब्बाउ नियम क्या है। अब चलते हैं हम पाउली भैया के पास और पूछते हैं कि आपका दुख दर्द क्या है, बताओ जरा हमको। ठीक है, और थोड़े से हम जो है हुंड्स की फीलिंग की बात भी करेंगे कि जो हुंड भैया थे उन्होंने ऑर्बिटल को लेकर, कक्षकों को लेकर क्या बात की थी। ठीक है, चलो इसको अपन यहां से हटाते हैं। ये सारी अब आपको कहानी क्लियर होगी बढ़िया तरीके से, कोनो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो आगे बढ़ते हैं। जर्मन भाषा में aufbau का मतलब होता है निर्माण होना, अरेंज होना। कक्षकों के निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरा जाना ही क्या कहलाता है? आपका अरेंजमेंट होना ही क्या कहता है? आपका aufbau। चलिए दूसरी बात, इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तलस्थ अवस्था, जिसको अपन ग्राउंड स्टेट कहते हैं। देखो, जैसे इंसानों में या किसी में भी 2 टाइप का स्टेट होता है। एक होता है भैया सामान्य स्टेट, जैसा कि हम लोग नॉर्मली रहते हैं, और एक होता है गुस्से वाला स्टेट। बात समझ में आ रही है? जब थोड़े से हम असामान्य हो जाते हैं, वो हमारा नेचुरल वे नहीं होता है। एक तरीका होता है हम सब में कौन सा? बड़ा ही सामान्य, एकदम जनरल स्टेट। हमने एकदम जिंदगी चल रही है बढ़िया वाली, पढ़ना लिखना है नहीं, खूब सारा फोन वोन चलाना है। बात समझ में आ रही है? फिर एक दिन आती है आपको टेंशन, क्योंकि आपको डांट पड़ती है रात में पापा से। बात समझ में आ रही है? या फिर मम्मी से, या फिर आपका सुटारा होता है, या फिर आपकी कुटाई होती है, या तो स्कूल में या तो घर में। फिर जिस दिन आपको टेंशन आती है उस दिन आप दिमाग से कहते हो कि भैया अब बहुत हो गया, अब कल से जो है पढ़ाई शुरू करनी ही है। फिर आप कहते हो अब कल से जो है पढ़ाई शुरू करनी ही करनी है। उसके बाद फिर आप एक बनाते हो टाइम टेबल, उसमें आप लिखते हो कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा या फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जो भी आप बनाते हो। फिर आप एक टाइम टेबल बनाते हो। बात समझ में आ रही है? तो उस समय पर क्या होता है, आपका मोटिवेशन बड़ा हाई होता है, आप एकदम हाई लेवल पे होते हो। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था, यानी कि एक्साइटेड लेवल। नॉर्मली हम सब लोग ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड लेवल पे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग जोश में रहते हैं, और अगले दिन से फिर वही बात। इधर लिखा तो आपने टाइम टेबल में था कि हम 6 बजे उठेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। आप सो के ही उठते हो 8 बजे। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से हम 2 अवस्थाओं में होते हैं, सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था, कुछ ऐसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। तो अबाउ नियम जो है वो सामान्य अवस्था के लिए है। वो जो सामान्य अवस्था होती है उसको अपन लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जो सामान्य अवस्था होती है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और वही है आपका तलस्थ अवस्था, और वही क्या है आपका
तलस्थ अवस्था और इसमें कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इनमें कक्षकों को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, जिसको अपन ने भर लिया, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्ष में आएगा, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी उसके कक्षकों की जो संख्या है वो भी बदलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहां पर इसमें नया कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो कि 1s यदि कहीं पर लिखा हुआ है, आप भी जानते हो कि यदि 1s कहीं पर यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी कक्षा है और s जो है ये उप कक्षा है। बात समझ में आ रही है? आप भी जानते हो कि भैया 1 जो है वो कक्षा है और s जो है वो क्या है, उप कक्षा है। कुछ इसी तरीके से यदि कहीं पर 4p लिखा हुआ है तो ये आपको भी पता है कि सर जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो क्या होती है, वो होती है ऊर्जा कक्षा, और जो इसके बाद लिखी होती है वो क्या होती है भैया, उप कक्षा होती है। तो जैसे 4p होता है ऐसे 4s भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4s हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है। कक्षा तो एक है पर अलग अलग कैसी है, उप कक्षाएं। तो सबकी ऊर्जा में जो कैसा है भैया, परिवर्तन है, जिसको हमने इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें देखा था। बात समझ में आ रही है? ये मस्त वाली कहानी थी, इसको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक। चलो अब मैं आप लोगों को दो योद्धाओं के जो फीलिंग्स है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ये एक हम बात करेंगे पाउली के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के बारे में, और दूसरी हम बात करेंगे हुंड के नियम के बारे में। और कैसे बात करेंगे सुनो। सबसे पहले तो देख लो, इस तरीके से हम लोगों ने फिल किया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, जो कोई आपको अब रटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने अपना तरीका निकाल लिया है। पूरे के पूरे आपका जो अब्बाउ नियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो तरीका है उसको निकालने के लिए हमने अपना तरीका इजाद कर लिया है। इसीलिए आपको जो है रटना नहीं है, पर फिर भी आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलो कर लिया, अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। हाँ ये भी तो ठीक है ना, बहुत बार कक्षकों का जो ऊर्जा स्तर है ये कैसा होता है भैया, मिलता जुलता होता है। बात समझ में आई? परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन कक्षकों को भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल सही बात है, परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन कक्षकों को भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि इसका पीछे की कहानी यह है कि ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बात समझ में आई? और आगे बढ़ते हैं। क्रम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, और बिल्कुल बने रहिए इसके बाद वाली जो क्लास है। आज हम थोड़ा सा टच लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें मजा ही आने वाला है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वहां पर सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आई? चलो अब काम की बात पर। पाउली चाचा जो थे, इन्होंने क्या कहा था उसको अपन समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था भैया, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या जो है वो एक समान नहीं हो सकती। ये क्या बात हुई? इस बात को अब प्रूव करते हैं, चलते हैं हाइड्रोजन के पास। चलो तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। चलो तो हम बनाते हैं क्या, हाइड्रोजन परमाणु यानी कि हाइड्रोजन एटम, और इस हाइड्रोजन एटम को हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जिसका परमाणु क्रमांक जो है, यार हाइड्रोजन बनाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ साबित तो होगा नहीं। एक काम करते हैं, हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? हीलियम। चलो तो हम लोग बनाते हैं हीलियम परमाणु, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, हम बनाते हैं कौन सी चीज? हीलियम का परमाणु। और यदि मैं हीलियम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, राइट, तो मैं ऐसे लिखूंगा, यहां पर मेरा हीलियम होगा और यहां पर होगा 2। मतलब ये कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 2 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी 2 है, और इसके पास प्रोटॉनों की जो संख्या है वो भी 2 है। चलो अब इसको अपन बनाते हैं, ठीक है। हीलियम को बनाते हैं कैसे, ये देखो। यार गोला तो इधर ही बनाना पड़ेगा, चलो ये बना दिया गोला मैंने। तो ये जो है ये हीलियम का मैंने बनाया है नाभिक। ये जो चीज आपको दिख रही है यहां पर, यह है हीलियम का नाभिक। अब ध्यान से देखिएगा, इसके आसपास मुझे बनाने हैं क्या?
पहली ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो एक तो मैंने गोला बना दिया, और अब मैं बनाने जा रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन, तो बाबूजी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? चलो तो फिर बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया हरे कलर का, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन भी आपका हरे कलर का ही होगा। अब याद करो ये कक्षा कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर ये तो पहली कक्षा है, इसमें क्या खतरनाक है? कुछ भी नहीं। तो ये है आपकी पहली कक्षा, और यदि आपको याद हो तो 1s हम इसे कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? पहली कक्षा, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे? 1s कहेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने सामने दिख रहे हैं, इनका हम लिखने वाले हैं क्या? इनकी हम लिखने वाले हैं स्थिति, यानी कि सभी क्वांटम संख्याएं। बात समझ में आई? तो आप याद करो, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में घूमेगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में घूमेगा, और जो घड़ी की दिशा में घूमेगा उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, जो घड़ी की दिशा में घूमेगा उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, यानी कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या होगी, वो होगी +1/2। बात समझ में आ गई? तो इसका जो ms होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, वो होगा +1/2। पर यदि हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, और जब ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो इसका जस्ट ऑपोजिट ऐसा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या, वो हो जाएगी आपकी -1/2। आप बोलोगे ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में हैं? आप बोलेंगे सर पहली कक्षा में है। यदि ये दोनों पहली कक्षा में हैं, तो इनका जो n होगा, ध्यान से देखना, इसका जो n होगा वो क्या होगा? आपका 1 होगा। दूसरी बात, क्या ये दोनों s ऑर्बिट आपकी उपकक्षा में है? s में है, बिल्कुल है। तो ये बताओ कि जो s होता है, राइट, उसको अपन क्या कहते हैं? नंबर में कैसे दर्शाते हैं? तो हम कहते हैं भैया l बराबर कितना? ध्यान से देखना, L बराबर हम इसको 0 कहते हैं। L बराबर क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। बात समझ में आ गई? पर यदि हम बात करें किसकी, ml की, तो वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक ही कक्षक है, और एक कक्षक यदि आपके पास है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और आज भी बताया था थोड़ी देर पहले, राइट, तो यदि एक ही कक्षक है तो ml क्या होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या आपकी क्या होगी? तो भैया 0 होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो, पर यदि आप बात करोगे इसके कौन से? ms की, तो वो होगा आपका +1/2। क्या होगा? तो ये होगा आपका +1/2। तो कैसे बताओगे? देखो, पहली कक्षा की बात हो रही है, और पहली कक्षा में जो उप कक्षा है वो है आपकी s। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो s आपने लिया है, l बराबर कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से ml बराबर कितना हो गया? आपका 0 हो गया। और क्योंकि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन लिखेंगे +1/2। पर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखते हैं, अब वो भी पहली कक्षा में है। इसकी भी जो उपकक्षा है वो क्या है? इसकी भी जो उपकक्षा है भैया वो s ही है, इसलिए 0 लेंगे अपन इसको। बात समझ में आ रही है? ये भी उसी कक्षक में है, ये भी उसी कक्षक में है जिसमें इधर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से अपना ml जो है वो 0 आ जाएगा। पर ये जो है ये घड़ी की दिशा में नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मैं उल्टा तो नहीं घूम रहा हूं, बात समझ में आ गई? ये घूम रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आ जाएगा ms बराबर क्या? -1/2। अब ध्यान से देखो, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या। बात समझ में आई? तो 3 क्वांटम संख्या तो दोनों में एक जैसी है, 3 क्वांटम संख्या दोनों में एक जैसी है, पर चौथे यदि क्वांटम संख्या की हम बात करें
चौथे यानी कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो हम ये जान रहे हैं कि भैया वो अलग अलग है। यहीं पे तो खेला हुआ, बात समझ में आई? तो वो कैसा है आपका? अलग अलग है। बात समझ में आई? तो क्या कहा हमारे पाउली चाचा ने, इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या, बहुत सही बोले बाबूजी, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, बात समझ में आ रही है? पर चारों क्वांटम संख्याएं 2 इलेक्ट्रॉनों की एक समान नहीं हो सकती। 3 हो सकती हैं पर चौथी नहीं होगी एक समान। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने कहा किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? और क्या कहा देखो, और इसको अपन ये कह सकते हैं कि किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। किसी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। और इसको हम और कैसे कह सकते हैं? देखो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण विपरीत होना चाहिए। क्या बात है, किस्मत देखो, मिटाना भी नहीं पड़ा। ये देखो क्या सही जगह पर डंडी भी लगी है, पाउली। ये देखो, इसके पहले चारों क्वांटम संख्या पे लगी थी। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से कहानी बड़ी ही सिंपल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं राइट एक समान नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे यदि याद नहीं रखना तो हमारे पास इसकी एक वैरायटी और है, वो आपको पक्का पसंद आएगी। देखो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। मतलब एक यदि आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को घूमना चाहिए। सोचो अपन 4-5 बार घूमते हैं तो अपने को चक्कर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जन्म जन्मांतर से चक्कर लगा रहा है, उसको आज तक चक्कर नहीं आया। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है मुझे आप बताइएगा, किसमें? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो नोट कर लो, मस्त वाली कहानी। ठीक, सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि यहां से बन जाएंगे आपके नोट्स। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपन यहां कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, कॉपी भी कंप्लीट करेंगे और सवाल भी लगाएंगे। मतलब ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है पूरा का पूरा पैकेज है आप लोगों के लिए। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लिया, मिटा दूं? बोलो यस सर। ठीक, अब उदाहरण की बात करेंगे। तो उदाहरण हमने वही लिया था, राइट? उदाहरण हमने वही लिया था जो कि यहां पर दिया हुआ है, राइट? चलो और आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं भैया हुंड के अधिकतम बहुपता के नियम की तरफ। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। क्या आप पी उपकक्षा जानते हो? चलो हम बात करते हैं पी उपकक्षा की, ध्यान से देखना। अब पी उपकक्षा जो है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो भैया अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने आएंगे? ओए 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 ओए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 आ सकते हैं। पी जो है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो 6 आ सकते हैं। कैसे पता चला? तो भैया गुरुजी ने बताया था कॉमन सेंस यूज करके। बात समझ में आई? पी जो रहेगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बाबूजी? तो 6 आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं तो हम इसके लिए अब एक बात बताओ, क्या सीखा था हमने? एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और यदि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो मुझे कम से कम 3 कक्षा तो चाहिए। मतलब हमें जो है 3 कक्षक चाहिए। 3 कक्षक चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, सिंपल तो कहानी है, क्या खतरनाक कुछ है ही नहीं। हाँ मैं कह तो रहा हूं कुछ खतरनाक नहीं है भैया, बड़ा आसान है। देखो, पी उपकक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब अपने को 3 कक्षक तो चाहिए ही चाहिए। चलो ये लो, ये 3 कक्षक मैंने बना दिया, ये लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। बोलो यार, मजेदार कहानी है। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शाते कैसे हैं? एरो बनाकर, तीर बनाकर। ये लो। हालांकि ना ये आधा आधा एरो होता है, ठीक है, ये इस तरीके से आधा आधा एरो होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा आधा एरो होता है। पर क्या था,
मेरे पास यहां पर आधे एरो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये देखो, अपने पास यहां पर आधे एरो का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कैसे किया, जब मैं बनाता था इसके पहले तो मैं पूरा का पूरा एरो बनाता था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आता है आपका आधा एरो। चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, अब पाउली के हुंड के हिसाब से क्या है, इनका कहना है कि भैया देखो ऐसा है, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ना ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है ना ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ना ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे सोच रहे थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद जो है दूसरा 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 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपका जो परमाणु है वो कैसा हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये आपका दूसरा नहीं, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका छठवां इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन है, तो भैया छठवां इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड का चाचा ने ये कहा, हमारे जो हुंड काका थे, इन्होंने ये कहा कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठवां इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपसे कोई बोले, ठीक है, एक काम करो, पहले इतना नोट करो, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, राइट। चलो कर लिया नोट, याद रहे, पहले सिंगल 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 भरेंगे, पहले सारे के सारे जो हैं वो घड़ी की दिशा में घूमने वाले भरेंगे, उसके बाद आएंगे विपरीत दिशा में घूमने वाले। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी। चलो अब एक सवाल है आप सब लोगों के लिए, इसको अपन हटाते हैं ऐसे, ठीक है, मस्त वाला सवाल। पी में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, क्या करने, फिल करो, ठीक है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अब जो है पी में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कवि जो है वो कह रहे हैं P4 करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चिंकी और मिंकी की। चिंकी और मिंकी 2 सहेलियां हैं। अब चिंकी ने कैसे फिल किया, ध्यान से देखना, जो चिंकी है, ठीक है, चिंकी ने कैसे फिल किया उसको अपन समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चिंकी ने कहा सर देखो, सबसे पहले तो अपन 3 कक्षक बनाएंगे, 3 डिब्बे बनाएंगे। चिंकी बिल्कुल सही जा रही हो बेटा, बहुत बढ़िया। 3 डिब्बे बनाएंगे, 3 अपन बनाएंगे क्या, कक्षक बनाएंगे। अपन ने 3 कक्षक वहां पर बना डाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। अब देखो, अब उसको भरने कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने भरने, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किसको, चिंकी को भरने। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा सुनो ना, नहीं होते अपन परेशान, अपन एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भर देते हैं, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, ठीक है। चिंकी ने क्लास में ध्यान नहीं दिया था। अब बारी आती है मिंकी की, ठीक है। तो मिंकी ने कैसे भरा उसको भी अपन देख लेते हैं भैया। अब मिंकी जो है ना एक कदम आगे रहती है कभी कभी। चलो अब मिंकी ने कैसे फिल किया उसको भी अपन समझ लेते हैं, मस्त वाली ये कहानी है। मिंकी ने भी 3 डिब्बे बनाए, 3 डिब्बे बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मिंकी ने कहा नहीं नहीं, सर ने बताया था कि अपने को जो है पहले सिंगल सिंगल भरने, तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, और मिंकी जो है वो जीत गई है, तालियां। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से क्या होगा, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा आप। ये जो है ये गलत हो जाएगा और इधर वाला जो है वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो है वो कैसा हो जाएगा भैया, आपका गलत हो जाएगा बाबूजी, और इधर वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे जो हुंड चाचा थे, इन्होंने यही तो कहा कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद जो है डबल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसा ही डी के लिए भी होगा, पर याद रहे डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 5 कक्षक होगी, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 7 कक्षक होगी। बात समझ में आ रही है? चलो एक काम करो, इसको नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो जो आपने लिखा है उसको अपन समझ लेते हैं, मस्त वाली कहानी है। अब देखो, अच्छा एक और बात, कितने कक्षक दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं ना, तो इन सभी की जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। और जिन कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश। सम यानी, यदि हम सम की बात करेंगे तो सम यानी क्या होता है, एक समान, और भ्रंश यानी क्या होगा भैया, तो ऊर्जा होगी। बात समझ में आई? अंग्रेजी में अपन इसको क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स।
अंग्रेजी में अपन इसको क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। वे कक्षाएं हैं जिनकी ऊर्जा एक समान होती है, वी मस्ट कॉल देम डीजनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। चलो बढ़ेंगे आगे। तो इन कक्षाओं की ऊर्जाएं कैसी होगी, बराबर होगी, पर याद रहे जब आप इसको फिल कर रहे हो तो कैसे करोगे, एक ही उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी कि जोड़ी यानी कि कपल तब तक नहीं बनेगा तब तक कि वो उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। सिंपल सी कहानी है, पहले सिंगल सिंगल भरेगा, उसके बाद फिर डबल भरेगा। बात समझ में आ गई है ना, मस्त वाली बात, ठीक है। चलो तो ये वाली ये बात थी, इसको आपने नोट कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। P के 3, D के 5, 7 के F के 7 कक्षक होते हैं, अतः P, D और F कक्षकों में युग्मन जो है वो क्रमशः चौथे, छठवें और 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने से प्रारंभ होगा। बिल्कुल सही है। ये देखो अभी हम लोगों ने देखो ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे से। P की जब आप बात करोगे तो देखो, P की बात करोगे तो चौथे से। अब D की बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। D है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 कक्षक चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। F की बात करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 कक्षक चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8वें नंबर पे जोड़ी बनेगी। तो वही तो लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, ये लिखा है देखो, वही तो लिखा है। बात समझ में आ रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए समभ्रंश कक्षकों का स्थायित्व उनकी सममिति के कारण अधिक होता है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं इसको अपन समझ लेते हैं, हालांकि इस पर अपन डीप में बात करने वाले हैं इस अध्याय में भी और इसके बाद वाले अध्याय में भी, ठीक है। यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि भैया देखो, यहां पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि अपने पास P6 है, अपने पास P3 है और अपने पास P4 है और अपने पास P5 है। बात समझ में आ रही है। तो P6 को कैसे बनाओगे, चलो ये 1 2 और ये लो। चलो P3 को कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। P4 को कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। याद करो, मिंकी ने यही किया था। और P5 को कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। ये लो ना, ये लो ना। तो अब ये जो P6 है ना, ये सबसे ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल होगा। इसकी स्थिरता जो है वो अधिकतम होगी। इसकी जो स्थिरता है, बात समझ में आ रही है, इसकी जो स्थिरता है वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। इससे कम स्थिर ये होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप P की बात करोगे तो P6 उससे कम आपका P3 होगा, उससे कम आपका P5, उससे P4, राइट, उससे कम P2 और सबसे कम होगा आपका P1। इस तरीके से हम स्थिरता को बता सकते हैं। क्योंकि क्या है, किसी कक्षक में यदि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो जब इलेक्ट्रॉन ही पूरे आ गए हैं तो उसकी जो स्थिरता है वो कैसी होगी भैया, अधिक होगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जिसका या तो पूरा भरा हो, या तो सारे जोड़े वहां पर मौजूद हो, या फिर सब अकेले अकेले हो। बात समझ में आ रही है। या तो सब कपल हो या तो सब सिंगल हो। बात समझ में आई। या तो सारे मिंगल हो या तो सारे सिंगल हो। एक कपल है बाकी सिंगल है, खेल बिगड़ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझदार बच्चे हो। चलो ध्यान से देखो, या तो सारे मिंगल हो या तो सारे सिंगल हो, या तो सारे जोड़े से हो या तो सारे अकेले हो, तभी क्या होता है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। पर यदि एक जोड़ा हो गया, कुछ अकेले हो गए, 2 जोड़े हो गए, एक अकेला हो गया, खेल जो है वो बिगड़ता है और अस्थिरता जो है वो ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रही है। ये मस्त वाली कहानी है, इसको अपने दिमाग में फिट रखिएगा। तो सबसे अधिक स्थिर ये होगा। इसी तरीके से जब आप डी की बात करोगे तो D10 सबसे ज्यादा स्थिर होगा। आप यदि F की बात करोगे तो F14 सबसे ज्यादा स्थिर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होगा सबसे ज्यादा, क्या होगा, तो भैया ये होगा सबसे ज्यादा स्थिर। बात समझ में आ गई। हालांकि इस पे अपन डीप में और बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी इसमें हमने ये देखा कि अब्बाऊ कौन थे, कोई नहीं थे, अरेंजमेंट को कहते हैं, पाउली का क्या दर्द था और हुंड चाचा की क्या फीलिंग थी। बात समझ में आ गई। ये सारी कहानी हम लोगों ने निपटा दी है बढ़िया तरीके से। यदि आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा क्लियर तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और बढ़िया तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम आपको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे नहीं, हम भी मानने वालों में से
है नहीं, क्योंकि भैया हम आप ही के गुरुजी हैं। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी इज्जत तो हमारे तरफ से भी है ना। चलो नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। और इसको जो है अपने स्टडी टेबल पे, अपने रूम पे, जैसी जिसकी व्यवस्था है, जैसे जिसकी आस्था श्रद्धा और पूजा है, राइट, अपनी कॉपी में, स्टडी मटेरियल में, जहां चाहे वहां बना लेना। घबराने वाली कौन बात नहीं है, ठीक है। चलो हो गया। अब जो अगली क्लास होने वाली है बाबूजी, उसमें हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। कौन सा वाला? तो अपडेटेड। 9वीं और 10वीं में आपने बहुत ही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, पर हम बात करेंगे एकदम अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। और वो क्लास आपको कहां मिलेगी? तो एक तरीका तो यह है कि वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब पे। दूसरा तरीका यह है कि आप जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए आपका अपना फेवरेट चैनल, जिसका नाम क्या है भैया? मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे, अच्छा प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, सिंपल सी कहानी है, राइट। जैसे आप सर्च करोगे, आपके सामने पूरा का पूरा खजाना होगा, आपके सामने पूरा का पूरा खजाना होगा असीमित क्वालिटी कंटेंट नॉलेज का। इतना कि यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल आपकी नजरों से बच नहीं सकता। बात समझ में आई? चलो, तो इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जेडबलई, नीट, सब कुछ अवेलेबल है। एक क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। नो रजिस्ट्रेशन, नो सब्सक्रिप्शन, नथिंग एल्स। कोई पैकेज नहीं, कोई कूपन नहीं, कोई फी नहीं, कोई ओटीपी नहीं आने वाला फोन पे। बात समझ में आई? देखो, 7वीं से 12वीं हिंदी मीडियम, कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में हो? ये लो भैया, सारे विषय आपके सामने आ गए। कौन सा पढ़ना चाहते हो? फिजिक्स ना, यहां क्लिक करो। क्या पढ़ना चाहते हो? मैथ्स ना, यहां क्लिक करो। क्या पढ़ना चाहते हो? केमिस्ट्री ना, इतने क्लिक करो। चलो क्लिक किया, ये लो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक वाइज वीडियोस हैं इस पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट सभी चैप्टर में टॉपिक वाइज वीडियोस, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स। और किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, केस स्टडी क्वेश्चंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इतना सारा है कि इतने क्वेश्चंस लगा लिया आपने, मस्त वाली तैयारी आपकी हो जाएगी। करना क्या है? जो पढ़ना है उसको वहां पर क्लिक कर दो। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि आपको देखना है कि ये तो देख लें सर कि कौन सा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। तो कुछ नहीं भैया, यहाँ क्लिक करो ना, किया क्लिक, स्टार्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, क्लिक किया, स्टार्ट हो जाएगा। ये लो, स्टार्ट हो गया, जिसमें गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं भैया? रसायन विज्ञान का महत्व और द्रव्य की प्रकृति। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ एक छोटा सा कष्ट करना है, क्लिक, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। क्या है? तो 7वीं से लेकर 12वीं तक। बात समझ में आ रही है? सभी कक्षाएं, सभी विषय, सभी बोर्ड, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी कंटेंट के साथ में। स्टूडेंट्स, अगली जो क्लास है उसको स्किप मत कीजिएगा। आज की जो क्लास में जो भी डाउट्स हैं उसको जरूर पूछिएगा, राइट। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धमाका करेंगे, हंगामा मचा देंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।